Okay. So now students, the new chapter is mechanical properties of fluids. बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लूइड में क्या होता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड भी आता है फ्लूइड में और गैस भी आती है। लिक्विड एंड गैस ये दोनों ही फ्लूइड के एग्जांपल हैं, बट इस चैप्टर में हम मोस्टली लिक्विड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब 90% डिस्कशन जो हमारी है वो लिक्विड पे रहेगी और गैसेस पे तो हम बहुत कम डिस्कशन करेंगे। हालांकि चैप्टर का नाम फ्लूइड है, हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यानी लिक्विड की भी और गैस की भी, बट मोस्टली ये चैप्टर लिक्विड पे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है चलो मैं आपको बता दूं कि हमने 3 टाइप का यहाँ पे लिक्विड, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो बेटा जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। 3 पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज स्टैटिक फ्लूइड, मतलब इसमें क्या होगा बेटा, फ्लूइड रेस्ट पे होगा। नंबर 2 इज डायनामिक फ्लूइड, जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वाटर पाइप में वाटर फ्लो कर रही है, रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, तो दैट इज डायनामिक फ्लूइड जो मोशन में है। और स्टैटिक फ्लूइड जैसे किसी कंटेनर में आपने फ्लूइड लिया हुआ है वो स्टैटिक है। एंड द थर्ड वन इज वी विल डिस्कस अबाउट विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स होती है लिक्विड्स में भी ना लेयर्स बनी होती हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, तो अलग अलग लेयर। फ्रिक्शन इन लिक्विड। यस, विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शन इन लिक्विड। लिक्विड्स में भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है एक तरह की, बट उसे फ्रिक्शन कहते नहीं है। इट्स नेम इज विस्कस फोर्स। तो विस्कोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर की डिस्कशन में ये 3 पार्ट्स आएंगे, स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड और विस्कस फोर्स। स्टैटिक फ्लूइड में हम कुछ लॉज को पढ़ेंगे, डायनामिक फ्लूइड में भी कुछ लॉज हैं हमारे पास, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे, एंड फाइनली वी विल डिस्कस विस्कस फोर्स। तो एक आइडिया ले लो कि इस चैप्टर में करना क्या क्या है। ये 3 चीजें हैं। आज हम लोग ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे स्टैटिक फ्लूइड वाले पार्ट से, तो यहीं से शुरू करेंगे। अब बेटा इससे रिलेटेड जो हमारे पास सबसे पहले टर्म आती है दैट इज प्रेशर। तो द फर्स्ट टर्म इज प्रेशर, तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेशर मैंने बच्चे आपको एक्सप्लेन भी किया था। प्रेशर का मतलब होता है थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन फोर्स कौन सी होती है बच्चों इसमें, थ्रस्ट फोर्स होती है। फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यही प्रेशर की डेफिनेशन है। थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। या कुछ, या फिर बच्चे आप ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। किसके परपेंडिकुलर, इस एरिया के परपेंडिकुलर अगर आप कोई फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स, दैट इज दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता भी है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। ओके ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे ये सपोज ये हमने एक कोई पर्टिकुलर एरिया हमने कंसीडर किया, इस पे जो फोर्स लग रही है, सपोज वो इस डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस एरिया इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पे ये फोर्स लग रही है किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। लेट अस कंसीडर दिस एरिया, ऐसे कोई वॉल वगैरह है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, बट थीटा एंगल पे ये फोर्स लग रही है। ना बेटा अगर हम प्रेशर बताएं कि इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। और कौन सी फोर्स, जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। अभी हमारा एरिया ये है, दिस पोर्शन इज एरिया,
अभी जो बच्चे एरिया चल रहा है वो ये है ऐसे, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसके परपेंडिकुलर फोर्स निकालनी है हमने, तो ऑब्वियसली हम लोग रिजॉल्व करके निकालेंगे, यस और नो? यस सर। तो अभी इस फोर्स के दो पार्ट्स करेंगे। एक तो बेटा इसका, इस फोर्स का एक यहां से देखते हैं, एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इधर, दो कंपोनेंट्स आएंगे इस फोर्स के, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो अगर हम फोर्स को रिजॉल्व करें दो पार्ट्स में, तो क्योंकि यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा है तो यहाँ कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ साइन 90 माइनस थीटा, यस और नो? जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ कॉस का कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस सर। ओके, नाउ cos 90 माइनस थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया एफ साइन थीटा। तो बेटा परपेंडिकुलर फोर्स तो यही लग रही है ना, यस और नो? परपेंडिकुलर फोर्स तो यही वाली है जो एरिया के परपेंडिकुलर लग रही है, क्लियर है कि नहीं? तो अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज प्रेशर ऑन दिस सरफेस एरिया, तो बेटा नाउ द प्रेशर इज गिवन बाय परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया विच इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। तो बेटा अब की बार जो प्रेशर आएगा दैट इज एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए। स्टूडेंट्स यस और नो बोलो, क्या ये मेरी बातें समझ आई? यस सर। यस। सुनाओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रेशर के फॉर्मूला में जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए एरिया के। तो अब जैसे अभी फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही थी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, तो पहले हमने उसके परपेंडिकुलर फोर्स निकाली एंड देन सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रेशर। नाउ बेटा प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन। आई रिपीट, अपने नोट्स बनाते रहना, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि ये नोट्स मैं सेंड करूंगा, अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहना। तो बेटा प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज नो डायरेक्शन। ऑब्वियसली स्केलर है तो डायरेक्शन कैसे होगी? अगर बेटा ये डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, तो अब हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से ये आपने नोट कर लेनी है। इसका मतलब है बेटा इट मीन्स, डायरेक्शन डिपेंडेंट तो है नहीं, इट मीन्स प्रेशर, pressure is transmitted, it means pressure is transmitted equally in all directions, pressure is transmitted equally in all directions when force is applied, equally in all directions when force is applied। तो बेटा ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी, सपोज करो कि मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर या किसी लिक्विड के ऊपर, तो बेटा जो हमने फोर्स यहाँ अप्लाई की है ना, इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर फील होगा लिक्विड में, ये तो मैं एक सॉलिड सी चीज ले ली उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड की। जैसे ऐसे समझो आप इसे, जैसे बेटा मान लो हमारे पास एक बीकर है यहाँ पे, और बीकर में हमने कोई लिक्विड लिया हुआ है, कोई फ्लूइड है हमारे पास। इस फ्लूइड में एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करो, बेटा प्रेशर एक पॉइंट का होता है, ध्यान से सुनो, प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, किस और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो हमने विद इन द फ्लूइड एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, पॉइंट पी। तो बेटा इस पॉइंट पी के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, जो फोर्स लगेगी, वो चारों डायरेक्शन से इक्वल लगेगी।
So it is transmitted equally in all direction. Is it clear students? मेरे कहने का मतलब समझे आप? गुनगुन गुनगुन मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. गुनगुन जो मैंने नोट पॉइंट लिखा है ना, इसको पढ़ो आप लाउडली. So it means pressure is transmitted equally in all directions when force is applied. Yes. So whenever force is applied, सपोज आपने ऊपर से यहाँ पे एक पिस्टन फिट की हुई है, जैसे पिचकारी होती है. तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, तो बेटा दिस फोर्स इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया हमने, पॉइंट पी विद इन द लिक्विड, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगी, क्योंकि प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो ये फोर्सेस की डायरेक्शन है और वो इक्वल लगती है सर इन ऑल डायरेक्शन. क्लियर है सबको? ये ध्यान रखना. सर पर ऐसा सिर्फ फ्लूइड्स में होगा ना? हाँ, फ्लूइड की ही बात कर रहा हूं मैं. वो भी कौन सा फ्लूइड बेटा? स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए. कैसा फ्लूइड होना चाहिए? स्टैटिक फ्लूइड. ठीक है बच्चों, कैसा फ्लूइड? स्टैटिक. जैसे मतलब पानी रुका रुका हुआ है, एक जगह पे खड़ा हुआ पानी है, या कोई भी लिक्विड है जो एक जगह पे रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा. ऐसे केस में, स्टैटिक फ्लूइड के केस में, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है बच्चों, समझ आ गया सभी को? सर डायनामिक फ्लूइड में क्या होगा? डायनामिक में ऐसा नहीं होता. डायनामिक के अलग लॉज हैं, तो वो मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा जब डायनामिक आएगा. एकदम से तो नहीं बता सकता, वहां ऐसा नहीं होगा पर. ठीक है, हर पॉइंट का प्रेशर जो है सेम नहीं आएगा, चारों तरफ से फोर्सेस इक्वल नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड खुद जो पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं दैट इज आल्सो इन मोशन. so that is the reason, but I am talking about static fluid. So in a static fluid the pressure is transmitted equally in all directions. बस ये चीज है आपको माइंड में रखनी है. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? यस. Yes, sir. तो बेटा इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी कहा जाता है, समटाइम इट इज रिटन लाइक दिस, मीन्स कि आप कह सकते हो प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक. ऐसे भी बोला जाता है प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक. शायद ये वर्ड आपने कहीं सुना हो. आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, इन एवरी डायरेक्शन. अगर आप प्रेशर देखोगे तो क्योंकि वो डायरेक्शन तो होती ही नहीं है प्रेशर की, तो प्रेशर की तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो इट इज आइसोट्रॉपिक, मतलब हर डायरेक्शन में सेम ही वैल्यू रहेगी इसकी. इज इट क्लियर? ऐसे भी बोला जाता है इसको इन शॉर्ट कि प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक. ओके बच्चों, समझ आ गया? Yes, sir. तो ये बात अब मेरी याद रखना. चलो आगे चलते हैं हम लोग. तो अभी के लिए मैंने आपको जस्ट प्रेशर की डिस्कशन दी कि प्रेशर का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. ये होता है हमारे पास प्रेशर. उसके बाद बेटा एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते. एसआई यूनिट प्रेशर की आपको पता ही है. प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल. बेटा इसको पास्कल कहते हैं. तो वी कैन से दैट 1 पास्कल is equal to 1 Newton divided by 1 meter square. तो ये होती है SI यूनिट ऑफ प्रेशर. ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया था आपको? एंड व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट? अगर आपसे पूछें व्हाट इज सीजीएस यूनिट, तो बेटा सीजीएस यूनिट होगी न्यूटन की जगह. फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है और सीजीएस यूनिट डाइन होती है, डाइन, DYNE. तो न्यूटन की जगह, हाँ यू आर राइट, तो न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा. तो बेटा सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चे, समझ आ गया सभी को? ये तो पता ही है, इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते. ओके, कोई डाउट? नो सर. No, sir. ओके,
नाउ तो बेटा अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो, जैसे डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, तो एक बार सभी जो है आराम से नोट डाउन कर लो। मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे अब आपको उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो वो डेफिनेशन आपने, मैं डिक्टेट करूंगा, आपने लिख लेनी है। तो बेटा नंबर 1 डेफिनेशन आप लिखोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे फ्लूइड। फ्लूइड सबके पास है ना नोटबुक और पेन? Yes, sir. तो फ्लूइड की डेफिनेशन लिखो, लिक्विड एंड गैसेस आर कलेक्टिवली, liquid and gases are collectively known as fluids. Liquid and gases are collectively known as fluids. Liquid and gases are collectively known as fluid. यानी लिक्विड या हो, या तो लिक्विड हो या गैस हो, वो फ्लूइड होता है। सेकंड चीज जो है, अच्छा फ्लूइड के अंदर एक लाइन और कंटिन्यू करो अभी इससे आगे। पहले तो आपने लिख लिया लिक्विड एंड गैसेज आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड, उससे आगे कंटिन्यू करो। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, fluid is a substance that flows, fluid is a substance that flows under the action of, fluid is a substance that flows under the action of an applied force, under the action of an applied force, and does not have, and does not have a shape of its own. I repeat, fluid is a substance that flows under the action of an applied force and does not have a shape of its own. तो बेटा ये हो गया फ्लूइड के बारे में। सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म आप हेडिंग डालोगे हाइड्रोस्टैटिक। सेकंड जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे दैट इज हाइड्रोस्टैटिक, या फिर आप इसको एक नेम और दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। मैंने बताया था ना हम स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक या फ्लूइड स्टैटिक। बेटा वर्ड हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो यहाँ पर वर्ड हाइड्रो से रिलेटेड है फ्लूइड, यानी आप लिक्विड की बात कर रहे हैं समथिंग। तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब दैट फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, विच इज स्टैटिक। तो इसकी डेफिनेशन लिखना है अब हाइड्रोस्टैटिक की। द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट is called hydrostatic, is known as hydrostatic. I repeat, the study of fluids at rest is known as hydrostatic. लिख रहे हो ना सभी बच्चे? Yes, sir. Yes. Okay, very good. Now the third term is hydrodynamics. Third term is hydrodynamics. ये आप समझ गए होंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। इसमें आप लिखोगे बेटा द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन is known as hydrodynamics. The study of fluids in motion, the study of fluids in motion is known as hydrodynamics. Now बेटा फोर्थ टर्म जो हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इज प्रेशर। प्रेशर पढ़ेंगे हम नॉर्मली, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फोर्थ टर्म इज प्रेशर। प्रेशर के लिए लिखो द प्रेशर इज डिफाइंड एज, the pressure is defined as
the magnitude of force, the pressure is defined as the magnitude of force acting perpendicular to the surface of an object per unit surface area of the object. So this is definition of object, per unit surface area of the object. तो बेटा डेफिनेशन लिख ली सबने, आगे चलें? Yes, sir. Now बेटा write down a numerical. एक numerical लिखो. A circular pillar of area of cross section एक सर्कुलर पिलर है बेटा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है. दिस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया आपको गिवन है. अ सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर. 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ 60 किलोग्राम. कोई यहाँ पे वेट वगैरह रखा हुआ है, उसका वेट है 60 किलोग्राम मतलब मास. सपोर्ट्स अ वेट ऑफ 60 किलोग्राम. Supports a weight of 60 kilogram. Calculate the pressure exerted on the pillar. A circular pillar of area of cross section 6 into 10⁻³ meter square supports a weight of 60 kilogram. Calculate the pressure exerted on the pillar. तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये जो मास लगाया हुआ है, ये मास एक फोर्स अप्लाई करेगा पिलर के ऊपर, और वो फोर्स कैसी होगी? ऑब्वियसली वेट फोर्स लगाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो बेटा क्या वो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है? बेटा क्या ये फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है? देखो है ना परपेंडिकुलर. तो बेटा फोर्स कितनी लग रही है जो परपेंडिकुलर फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है वेट के इक्वल m इंटू जी. मास आपको पता ही है 60 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 है, तो वेट फोर्स लग रही है 600 न्यूटन. अब आपको प्रेशर निकालना है, एरिया आपको गिवन है. तो बेटा प्रेशर कितना आएगा? इट इज फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. तो परपेंडिकुलर फोर्स है 600 न्यूटन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है 6 into 10⁻³ तो ऑन डिवाइडिंग we will get, it will be 600. 10⁵ आ जाएगा बच्चे, 10⁴ आ जाएगा शायद. 10 So 5. So 10⁵5. 5 आ जाएगा. 6 into 100, yes, it will be 10⁵5. ठीक है, 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Newton per meter square. और यू कैन से दैट पास्कल. तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सिर्फ मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि प्रेशर के केस में फोर्स होनी चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. जब भी आप याद करोगे प्रेशर का फॉर्मूला तो ऐसे याद रखना. तो बेटा ये था डिस्कशन अबाउट प्रेशर. कई बार हम लोग प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स भी यूज करते हैं. काफी सारी यूनिट्स यूज की जाती हैं प्रेशर की, डिफरेंट यूनिट्स. Excuse me, sir. हाँ जी.
सर जो स्ट्रेन होता है सर, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, तो सर उसमें वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? डायमेंशन। तभी तो मैं कॉन्फ़िगरेशन वर्ड ही यूज किया, डायमेंशन होता है वो। अच्छा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। यस सर। अच्छा, कुछ और यूनिट्स हैं बच्चों प्रेशर की, वो भी नोट डाउन कर लो ऐसे यूनिट के अलावा। सर ये स्ट्रेन का सब कोई आपको यूनिट नहीं है ना? बेटा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। अच्छा, प्रेशर की अदर यूनिट्स चेक कर लो। एक तो बेटा प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, तो एटीएम भी प्रेशर की यूनिट होती है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर एटीएम में मेजर किया जाता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसके अलावा बेटा एक और यूनिट यूज की जाती है प्रेशर की, दैट इज बार। ये मैं वो यूनिट्स बता रहा हूँ जो ऐसा यूनिट्स नहीं है। अदर देन ऐसा यूनिट वी हैव एटमॉस्फेरिक यूनिट 1 atm is equal to this much pascal, and 1 bar is equal to, it is nearly equal to atmospheric pressure. So 1 bar is exactly equal to 10⁵ pascal. बस ये 1.013 नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बस ये टर्म एक्स्ट्रा है ना एटमॉस्फेरिक में, ठीक है बेटा। ओके, यस और नो स्टूडेंट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. राइट। यस सर। एक और यूनिट यूज की जाती है टॉर। तो बेटा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर होता है, 760 टॉर। ये सारी चीजें जो है ये प्रेशर की ही हैं, प्रेशर की यूनिट्स हैं। तो अलग अलग यूनिट्स आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, क्योंकि mm ऑफ Hg करके इस तरह से भी मेजर किया जाता है। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसके बारे में बताऊंगा बाद में, बट अभी के लिए आप याद रख लो 760 टॉर का मतलब है 760 टॉर मीन्स 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो दीज आर सम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रेशर, इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. यस Okay. सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। नाउ कई बार क्या होता है, क्योंकि हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, तो अब हम लोग एक मेन लॉ पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ, फ्लूइड के केस में हमारे पास एक लॉ होता है पास्कल लॉ। तो आज तो ऑब्वियसली हम उसे स्टार्ट नहीं कर सकते, पर चलो थोड़ा सा तो शुरू कर ही लेंगे ना। बेटा हेडिंग लगा दो पास्कल्स लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखो, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, पास्कल लॉ की स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the pressure applied to an enclosed liquid, according to this law, pressure applied to an enclosed liquid, pressure applied to an enclosed liquid is transmitted undiminished. The pressure applied to an enclosed liquid, the pressure applied to an enclosed liquid is transmitted
is transmitted undiminished to every portion of the liquid and the walls of the containing vessel So beta, this is statement of Pascal law. The pressure applied to an enclosed liquid. इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर आप किसी कंटेनर में लिक्विड लेते हो और वो कंटेनर एनक्लोज्ड है, मतलब बंद है, और फिर आप उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करते हो यानी फोर्स लगाते हो, तो जो आप प्रेशर अप्लाई करोगे ऑन दैट एनक्लोज्ड लिक्विड, वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. जैसे कि हमने पहले भी कहा, इट विल ट्रांसमिट अनडिमिनिश्ड मतलब वो जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया है वही प्रेशर बिना डिमिनिश हुए यानी रिड्यूस हुए, विदाउट रिड्यूसिंग, यानी इक्वल अमाउंट में. इट इज ट्रांसमिटेड undiminished to every portion of the liquid as well as to the walls of the containing vessels. अब इसको कैसे समझोगे, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं. सपोज हमने एक सिस्टम लिया हुआ है. बच्चे सबने स्टेटमेंट लिख ली पास्कल लॉ की? Yes, sir. अच्छा, एक और चीज, हम लोग जो लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं अभी, ये चीज आपने सभी ने ध्यान रखनी है कि हम लोग ये जितने भी लॉज हैं ये आइडियल लिक्विड के लिए वैलिड है. आइडियल लिक्विड के लिए हम लोग वैलिड है. आइडियल लिक्विड क्या होता है? एक ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल है, एक ऐसा लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल, उस लिक्विड को हम लोग आइडियल बोलेंगे. ऐसा लिक्विड जिसे कॉम्प्रेस ना किया जा सके. ठीक है बच्चे? हालांकि ऐसा कोई लिक्विड होता नहीं, हमें पता लिक्विड में कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, थोड़ी कम होती है. गैसेस में तो बहुत कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है. देखो हमारे जो किचन में गैस आती है, एलपीजी गैस, तो वो सिलेंडर के अंदर पूरी 15 किलोग्राम गैस को कंप्रेस कर करके भर देते हैं. तो गैसेस आर वेरी मच compressible, but liquids are not that. Yes. Excuse me, sir. So how do we make an ideal liquid? नहीं, बना नहीं सकता कोई भी आइडियल लिक्विड. एनीथिंग विच इज आइडियल, इट इज इम्पॉसिबल. So then how do we do experiments on it? नहीं बेटा, वो उसका बिहेवियर मैक्सिमम आइडियल जैसा बनाने की ट्राई करते हैं. एग्जैक्टली आइडियल नहीं बन पाता. यानी आप ऐसे सपोज कर लो कि 98% तक हमने लिक्विड को मतलब आइडियल लिक्विड कंसीडर किया, बट वो एक्चुअली आइडियल नहीं है. इट इज कॉम्प्रेसिबल. कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें ऐसी रहती है, 1-2%, कि वो पूरी तरह से आइडियल नहीं बन सकता. तो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग ऐसे परफेक्ट लिक्विड को लेके करते होते हैं जो ऑलमोस्ट आइडियल जैसा बिहेवियर शो करे, बट एक्चुअली वो भी आइडियल नहीं है, उसमें कोई ना कोई एरर है, वो भी कॉम्प्रेस हो जाता है बाय वेरी स्मॉल अमाउंट. क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. बेटा कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखना. ठीक है? इवन ये जो पास्कल लॉ ने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया भी है तो ऑब्वियसली उसने ऐसा लिक्विड चूज किया होगा, या हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम ऐसा लिक्विड चूज करेंगे जो काफी हद तक आइडियल हो, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज इज वेरी वेरी क्लोज टू आइडियल लिक्विड. बट आइडियल कोई भी लिक्विड नहीं हो सकता इस दुनिया में. नथिंग इज आइडियल. ओके, समझ गए? किसने पूछा था बच्चे? समझ गए ना? Yes, sir. सर इसका मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे सर जो रिजल्ट होगा सर वो डिफरेंट भी आ सकता है. बिल्कुल. तो वो उन एरर्स को रिमूव किया जाता है. पता होता है ना हमें, मतलब ये ऐसे एरर है, सिस्टमेटिक टाइप के एरर्स हैं. मतलब हमें इसका कॉज पता है, हमें पता है ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि लिक्विड आइडियल नहीं है. तो हम उन सिस्टमेटिक एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं बाय सम अदर वेज और बाय सम कैलकुलेशन.
ठीक है बच्चे, तो अकॉर्डिंगली sir. हम एक बेस्ट रिजल्ट निकाल के देते हैं फिर। तो पास्कल लॉ ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉज, उसने एक बेस्ट रिजल्ट निकाला ही है। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो लॉज हैं ये आइडियल लिक्विड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो हम पूरे चैप्टर में आइडियल लिक्विड पढ़ेंगे, और आइडियल लिक्विड ऐसा लिक्विड होगा जो इनकम्प्रेसिबल होगा, जिसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ऐसा लिक्विड हमारे पास है नहीं। सेकेंड पॉइंट, अच्छा बेटा, जो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होगा उसकी काफी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, जैसे कि डेंसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम is constant, मतलब the liquid which is ideal, its volume is constant, its mass is constant, its density is also constant. Obviously जब आप लिक्विड को कंप्रेस ही नहीं कर सकते तो क्या उसकी वॉल्यूम चेंज होगी बेटा? ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक्सक्यूज मी डेंसिटी सर, कांस्टेंट। एक मिनट, आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? इसका लिक्विड इज आइडियल और वो कंप्रेस नहीं कर सकते आप उसे, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो ऑब्वियसली उसकी ये सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, वॉल्यूम, मास और डेंसिटी। यस और नो स्टूडेंट, क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ जी सुमित बोलो। सर ये पूछना है सर कि एक बार फिर से बता सकते हो सर पास्कल लॉ का प्रिंसिपल क्या है? पास्कल लॉ खुद प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे बहुत सारी मशीन, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ओके सर। इटसेल्फ इट इज अ प्रिंसिपल, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई डिवाइस नहीं है जो इसका प्रिंसिपल होगा, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। पास्कल लॉ खुद एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी मशीन वर्क करेंगी। ठीक है, ओके सर। तो बेटा ये याद रखना है कि हमारे पूरे चैप्टर में जो हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिक फ्लूइड में, स्पेशली स्टैटिक फ्लूइड में, तो वहां पर हम जो लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं दैट इज आइडियल लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल। एज इट इज इनकम्प्रेसिबल तो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसका मास भी कांस्टेंट है बेटा, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ये सारी एक जैसी टर्म्स हैं। so these terms are constant for an ideal liquid and Pascal law is valid for such type of liquids। तो बेटा रेस्ट, बाकी चीजें तो हम चलो बाद में पढ़ ही लेंगे, अभी कोई जाएगा नहीं, अभी कोई जाएगा नहीं, मुझे अटेंडेंस लेनी है आपकी। बेटा सबको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? यस सर।